दोस्तों, जब हम किसी मेडिकल समस्या या बीमारी की बात करते हैं ना, तो मतलब इंसानी दिमाग हमेशा एक साफ तस्वीर देखना चाहता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो हम एक्सरे देखते हैं, उसमें एक साफ लकीर दिख जाती है। एकदम स्पष्ट लकीर। वही ना, और डॉक्टर तुरंत कहते हैं कि देखिए फ्रैक्चर यहाँ है, बात खत्म और इलाज शुरू। ये चीज बहुत ही स्पष्ट होती है। सही कहा। हम इंसानों को वही चीजें पसंद आती हैं जिन्हें हम सीधे अपनी आंखों से देख सकें और समझ सकें। वही तो। लेकिन जब गर्मियां आती हैं और हम एक बहुत ही आम सा वाक्य सुनते हैं कि अरे उससे तो लू लग गई या धूप लग गई, तो क्या ये किसी एक्सरे जितना साफ होता है? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। मतलब क्या लू वाकई बस अचानक से एक ही पल में लग जाती है, या फिर हमारा शरीर बहुत पहले से शायद कई घंटों या दिनों से चुपचाप कोई चेतावनी दे रहा होता है जिसे हम पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा है आपने। हाँ, तो आज की इस खास पेशकश में हम इसी रहस्य पर एक बहुत ही गहरी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस बेहद दिलचस्प चर्चा में गोता लगाने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात दोस्तों। जरूर बताएं। अगर हम चाहते हैं कि ऐसी गहरी और विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी सबसे पहले हम सब तक पहुंचे, तो इसी वक्त मेडिसारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। है ना, ये बहुत ही जरूरी कदम है। बिल्कुल। मेडिसारथी का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि स्वास्थ्य से जुड़े जटिल विषयों को बहुत आसान भाषा में आप सबके सामने रखा जाए। तो चलिए अपनी इस गहरी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, जैसा आपने पूछा कि क्या लू अचानक लगती है, तो इसका जवाब है नहीं। अच्छा। और सच कहूं तो ये विषय आज के समय में, जब तापमान हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लू लगने की जो तस्वीर होती है ना, वो बिल्कुल धुंधली होती है। लोग तो इसे बहुत हल्के में लेते हैं। वही तो, लोग अक्सर गर्मी को बस मौसम का एक हिस्सा मानकर हल्के में ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा पसीना ही तो आएगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। तो सच्चाई आखिर है क्या? गंभीर हीट स्ट्रेस सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं रहता। ये शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों, हमारे नर्वस सिस्टम और पूरे मेटाबॉलिज्म के बीच चल रहे एक बहुत बड़े और अदृश्य संघर्ष की कहानी है। और आज का हमारा मिशन भी ठीक यही है, इस बात की गहराई में जाना कि हमारे शरीर का ये जो कुदरती कूलिंग सिस्टम है, वो अंदर से काम कैसे करता है। बिल्कुल। और जब ये सिस्टम फेल होने की कगार पर पहुंचता है, तो असल में शरीर के अंदर क्या टूट रहा होता है। तो सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि लू लगना सिर्फ बाहर की गर्म हवा का लगना नहीं है, इसके पीछे की बायोलॉजी क्या है? देखिए, लू या हीट स्ट्रोक की इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा शरीर खुद को ठंडा कैसे रखता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हमारा शरीर लगातार हर एक सेकंड भयानक गर्मी पैदा कर रहा है। एक सेकंड, मतलब सिर्फ तब नहीं जब हम बाहर धूप में हों? बिल्कुल नहीं। हम चल रहे हों, काम कर रहे हों, या यहाँ तक कि अगर हम एसी वाले कमरे में सोफे पर चुपचाप बैठे भी हो ना, तो भी हमारे अंदर की मशीनरी, जिसे हम बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो लगातार चल रही है। अच्छा, वो मशीनरी रुकती नहीं है? हाँ, हमारे सेल्स ऊर्जा बना रहे हैं, दिल धड़क रहा है और फेफड़े काम कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बहुत सारी गर्मी पैदा होती है। ओके, अब मैं समझ रहा हूँ। और शरीर को जिंदा रहने के लिए अपना कोर तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस यानी लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास बनाए रखना होता है। इतना ही रहना चाहिए। अब आप सोचिए, अंदर लगातार एक हीटर चल रहा है और बाहर का तापमान 45 डिग्री पहुंच गया है। ऐसे में शरीर खुद को कैसे बचाएगा? अगर मैं इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करूं तो अंदर भी भट्टी जल रही है और बाहर भी आग लगी है। ऐसे में तो शरीर को उबल जाना चाहिए। उबल ही जाता अगर हमारे पास वो कुदरती मैकेनिज्म ना होता जिसे हम वैज़ोडाइलेशन कहते हैं। वैज़ोडाइलेशन, ये कैसे काम करता है? जब शरीर देखता है कि अंदर गर्मी बढ़ रही है, तो वो सबसे पहला काम ये करता है कि त्वचा के ठीक नीचे जो मौजूद खून की नालियां हैं, ब्लड वेसल्स, उन्हें चौड़ा कर देता है। अच्छा, इसीलिए जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हमारा चेहरा या त्वचा एकदम लाल हो जाती है, खून ऊपर की तरफ आ रहा होता है। सटीक, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शरीर अंदर की गर्मी को खून के जरिए त्वचा की सतह तक धकेलता है ताकि वो गर्मी बाहर के वातावरण में निकल सके। ओह, अब मैं समझ गया।
तो क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे किसी गाड़ी का रेडिएटर काम करता है? बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। जैसे गाड़ी का इंजन अंदर से गर्म होता है और रेडिएटर उस गर्मी को कूलेंट के जरिए इंजन से दूर बाहर की तरफ फेंकता है। हमारा शरीर भी ठीक इसी तरह एक रेडिएटर की तरह काम कर रहा है, और इस रेडिएटर का कूलेंट है हमारा खून और पसीना। ये तो बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है तो सही, लेकिन अब यहाँ एक समस्या पैदा होती है। शरीर में खून की मात्रा तो तय है ना, लगभग 5 लीटर के आसपास। हाँ, उतना ही होता है। अगर शरीर अपना सारा खून त्वचा की तरफ यानी इस रेडिएटर की तरफ भेज देगा ताकि गर्मी बाहर निकल सके, तो आप बताइए शरीर के बाकी अंदरूनी अंगों का क्या होगा? रुकिए, इसका मतलब है कि अगर खून त्वचा की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं से तो खून कम हो रहा होगा ना? हाँ ना? बिल्कुल सही। और यहीं से शरीर के वो शुरुआती अलार्म बजने शुरू होते हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। वो अलार्म्स क्या है? जब कोई मशीन ओवरलोड होती है तो वो अचानक से बंद नहीं होती। वो पहले वाइब्रेट करती है, अजीब आवाजें निकालती है। हाँ, उसमें से आवाज आने लगती है। ठीक वैसे ही जब हमारा शरीर गर्मी से लड़ रहा होता है तो वो खून को हमारे पेट यानी पाचन तंत्र से खींचकर त्वचा की तरफ भेज देता है। वेट एक मिनट, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम लोग तो अक्सर सोचते हैं कि गर्मी का असर सिर्फ हमारी त्वचा तक ही सीमित है, लेकिन आप कह रही हैं कि गर्मी सीधे हमारे पेट और पाचन पर असर डाल रही है। 100% असर डाल रही है। गर्मियों में अचानक लोगों की भूख कम क्यों हो जाती है? हाँ, सच में कम हो जाती है। क्योंकि आपके पाचन तंत्र को खाना पचाने के लिए जिस खून की जरूरत थी वो तो अब त्वचा को ठंडा करने में लगा हुआ है ना। बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए ज्यादा गर्मी में अगर हम भारी या तला भुना खाना खा लेते हैं तो वो पचता नहीं है, एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिडिटी बढ़ती है, पेट में भारीपन लगता है और बेचैनी होती है। और हम इससे बस मौसम की थकान समझ लेते हैं, है ना? जबकि ये शरीर का सबसे पहला अलार्म है कि उसका रेडिएटर ओवरलोड हो रहा है। ये बात एकदम लॉजिकल है। हम हमेशा सोचते हैं कि थकान सिर्फ धूप की वजह से है, लेकिन असल में शरीर अंदर ही अंदर एक बड़ा इमरजेंसी मैनेजमेंट चला रहा है। बिल्कुल। अच्छा, पाचन की बात तो समझ आ गई मुझे, लेकिन नींद का क्या? गर्मियों में अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वो रात भर करवटें बदलते रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती। क्या इसका भी इस कूलिंग सिस्टम से कोई लेना देना है? बहुत गहरा संबंध है इसका। विज्ञान कहता है कि एक गहरी और अच्छी नींद में जाने के लिए हमारे शरीर को अपने कोर तापमान को लगभग 1 डिग्री तक नीचे गिराना होता है। अच्छा, तापमान कम होना जरूरी है। हाँ, ये एक बायोलॉजिकल नियम है। लेकिन जब इंसान दिन भर हीट स्ट्रेस में रहता है और उसका कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से ओवरवर्क कर चुका होता है, तो रात के समय शरीर अपना तापमान आसानी से गिरा नहीं पाता। तो इस वजह से नींद नहीं आती। बिल्कुल। जब तक शरीर अंदर से ठंडा नहीं होगा तब तक ब्रेन को वो सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि अब गहरी नींद यानी डीप स्लीप में जाना है। इसीलिए नींद कच्ची रहती है और सुबह उठकर भी इंसान थका हुआ महसूस करता है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे बाहर का तापमान हमारे अंदर की पूरी प्रोग्रामिंग को बदल कर रख देता है। हाँ, ये पूरा एक चेन रिएक्शन है। चलिए अब इस कूलिंग सिस्टम के दूसरे और सबसे अहम हिस्से की बात करते हैं, पसीना। पसीना आना शरीर को बचाता है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन कई बार बहुत पसीना आने के बावजूद लोग लू का शिकार हो जाते हैं। ये सिस्टम धोखा कैसे खा जाता है? पसीना आना शरीर का सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। वो क्या? सिर्फ पसीना निकलने से शरीर ठंडा नहीं होता। शरीर तब ठंडा होता है जब वो पसीना त्वचा से भाप बनकर उड़ता है यानी इवेपोरेट होता है। ओह, तो उसका उड़ना जरूरी है? हाँ, विज्ञान की भाषा में इसे इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। जब पानी लिक्विड से गैस बनता है तो वो त्वचा से हीट एनर्जी खींच लेता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। लेकिन अगर हवा में पहले से ही बहुत ज्यादा नमी हो, जिसे हम उमस या ह्यूमिडिटी कहते हैं, तब क्या होता है? उमस इस पसीने के पूरे विज्ञान को ही फेल कर देती है। कैसे? जब हवा में पहले से ही पानी की मात्रा यानी नमी बहुत अधिक होती है तो हवा हमारे पसीने को सोख ही नहीं पाती। अच्छा, हवा में जगह ही नहीं होती। एकदम सही। पसीना बस हमारी त्वचा पर चिपका रहता है, टपकता रहता है, लेकिन भाप बनकर उड़ता नहीं है। तो ये कुछ वैसा ही हुआ जैसे किसी ने फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। फ्रिज की मोटर लगातार चल रही है, वो पूरी ताकत लगा रही है ठंडा करने के लिए, लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा क्योंकि सिस्टम ढंग से काम ही नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। और इसीलिए उमस भरी गर्मी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। मतलब सूखी गर्मी से भी ज्यादा? हाँ, अगर बाहर का तापमान 39 डिग्री है और हवा में भारी उमस है
तो वो शरीर को 44 या 45 डिग्री की सूखी गर्मी से कहीं ज्यादा जानलेवा महसूस होता है। बाप रे, इतना फर्क पड़ता है। हाँ, क्योंकि शरीर लगातार पसीना निकाल रहा है लेकिन ठंडक मिल नहीं रही है। और इस लगातार पसीना बहने से एक और भयंकर समस्या पैदा होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी। हम अक्सर स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के विज्ञापनों में ये इलेक्ट्रोलाइट्स शब्द सुनते हैं। हाँ। लेकिन आम इंसान की भाषा में ये इलेक्ट्रोलाइट्स असल में होते क्या हैं? और अगर ये पसीने के साथ बह जाएं तो शरीर पर क्या फर्क पड़ता है? इसे ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड ये हमारे शरीर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। वायरिंग? हाँ, हमारे दिमाग से लेकर मांसपेशियों तक जो भी सिग्नल्स जाते हैं ना, वो इन्हीं मिनरल्स की मदद से जाते हैं। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी नहीं बल्कि ये महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स भी बह जाते हैं। तो क्या इसी वजह से गर्मियों में लोगों को अचानक पैरों में ऐंठन यानी क्रैम्प्स आने लगती हैं? बिल्कुल, जब मांसपेशियों को सोडियम और पोटेशियम नहीं मिलता तो उनकी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। ओह, शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐंठन होती है। हाँ, वो अचानक से सिकुड़ जाती हैं जिससे भयंकर क्रैम्प्स आते हैं। इसके अलावा इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज होने लगता है, अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है और चक्कर आने लगते हैं। ओके, तो शरीर लगातार पसीना निकाल रहा है, उमस के कारण वो उड़ नहीं रहा है और हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म होकर हमारी वायरिंग को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। अगर कोई स्थिति को भी पूरी तरह इग्नोर कर दे तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद शरीर एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में पहुंचता है। यहाँ हमें दो अलग मेडिकल टर्म्स के बीच का बारीक अंतर समझना होगा, हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक। इनमें क्या फर्क है? दोनों सुनने में तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। हीट एग्जॉस्शन में शरीर अभी भी लड़ रहा होता है, ये एक आखिरी चेतावनी है। इसमें क्या लक्षण होते हैं? इस स्थिति में व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ सकता है, उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है, दिल की धड़कन तेज होती है, सिर दर्द होता है और बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है। तो इसमें बचाव हो सकता है आसानी से? हाँ, अगर इस इंसान को तुरंत किसी ठंडी जगह पर ले जाया जाए, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाएं, तो वो रिकवर कर सकता है। उसका सिस्टम अभी पूरी तरह शटडाउन नहीं हुआ है। और दूसरा जो आपने बताया, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक एक फुल स्केल इमरजेंसी है जिसमें सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। इसमें शरीर का रेडिएटर और थर्मोस्टैट दोनों काम करना बंद कर देते हैं। बाप रे, दोनों बंद हो जाते हैं? हाँ, शरीर का तापमान 103 या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार चला जाता है और इसका सबसे खतरनाक लक्षण ये है कि इसमें अक्सर पसीना आना पूरी तरह से बंद हो जाता है। पसीना आना बंद? लेकिन गर्मी में तो पसीना आना चाहिए ना? यही तो संगीन बात है। शरीर का पानी खत्म हो चुका है, सिस्टम हार मान चुका है, त्वचा एकदम सूखी, लाल और बहुत गर्म हो जाती है। ये तो बहुत डरावना लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इसका सीधा असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है। उसे भ्रम होने लगता है, वो बेहोश हो सकता है और कई मामलों में दौरे यानी सीजर्स तक पड़ सकते हैं। अगर तुरंत मेडिकल हेल्प ना मिले तो ये जानलेवा हो सकता है। इस सुनकर ही बहुत डर लगता है कि शरीर का इनबिल्ट एसी कैसे पूरी तरह ठप हो सकता है। क्या कुछ खास लोग हैं जिन्हें इस हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा होता है? हाँ, सबसे ज्यादा खतरा हमारे बुजुर्गों, छोटे बच्चों और बाहर धूप में लगातार काम करने वाले लोगों को है। इसके अलावा उन मरीजों को भी खतरा है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, किडनी या डायबिटीज की समस्या है। लेकिन इसमें ना बुजुर्गों के मामले में एक बहुत ही चौंकाने वाला बायोलॉजिकल फैक्ट है जो मुझे लगता है हर घर के लोगों को पता होना चाहिए। वो क्या फैक्ट है? मैं जानना चाहता हूँ। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, जो हमें प्यास लगने का सिग्नल देता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये सेंसर कमजोर होने लगता है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये होता है कि बुजुर्गों के शरीर में थर्स्ट सेंसेशन यानी प्यास का एहसास बहुत कम हो जाता है। वेट एक सेकंड, मुझे इसे थोड़ा प्रोसेस करने दीजिए। आप कह रही हैं कि बुजुर्गों को प्यास ही नहीं लगती जबकि उनका शरीर अंदर से पानी की कमी से जूझ रहा होता है? हाँ, ठीक यही होता है। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि अगर कोई पानी नहीं मांग रहा तो मतलब उससे जरूरत नहीं है। और यही हमारी सबसे बड़ी और जानलेवा गलतफहमी है। उनका शरीर अंदर से डिहाइड्रेट हो रहा होता है, खून गाढ़ा हो रहा होता है, लेकिन उनका दिमाग उन्हें पानी पीने का सिग्नल ही नहीं दे रहा होता। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल, इसीलिए अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनका प्यास लगने का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें एक रूटीन के तहत हर थोड़ी देर में पानी या लिक्विड्स देते रहना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो आज सामने आई है दोस्तों।
सिर्फ प्यास पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। तो अब जब हम समस्या की पूरी गहराई को समझ चुके हैं, तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। जरूर। हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा और आहार प्रणाली है, जैसे कि आयुर्वेद, वो इस भयंकर गर्मी को कैसे हैंडल करता है? देखिए, आयुर्वेद का विज्ञान बहुत ही उन्नत और सटीक है। आयुर्वेद गर्मी के मौसम को पित्ता वृद्धि का समय मानता है। पित्ता वृद्धि, आधुनिक विज्ञान में इसका क्या मतलब होगा? आधुनिक विज्ञान के भाषा में कहें तो ये शरीर के अंदर मेटाबॉलिक हीट का बढ़ना है। आयुर्वेद कहता है कि जब बाहर गर्मी बढ़ रही हो तो हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जो अंदर की गर्मी को और भड़काए। जैसे? किन चीजों से बचना चाहिए? जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, कैफीन, देर रात तक जगना और अत्यधिक तनाव लेना, ये सब गर्मी बढ़ाते हैं। तो फिर इस बचाव के लिए आयुर्वेद किन चीजों की सलाह देता है? बचाव के लिए आयुर्वेदा ऐसे आहार की बात करता है जो शीतवीर्य यानी स्वभाव से ठंडे हों और पचने में हल्के हों, जैसे बेल का शरबत, छाछ, नारियल पानी, तरबूज, सौंफ और धनिया का पानी। और इन सब में सबसे प्रमुख है आम पन्ना। अरे, आम पन्ना तो गर्मियों में हर भारतीय घर में बनता है, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि ये शायद सिर्फ स्वाद के लिए है या एक पुरानी परंपरा है। क्या इस कच्चे आम के पन्ने के पीछे भी कोई ठोस विज्ञान है? इसके पीछे पूरी प्योर केमिस्ट्री और बायोलॉजी काम करती है। देखिए, कच्चे आम में कुछ खास तरह के एसिड और पेक्टिन होते हैं। जब हम कच्चे आम को भूनते या उबालते हैं तो वो टूटकर आसानी से पचने लायक बन जाते हैं। और इसमें जो जीरा, काला नमक और पुदीना मिलाया जाता है वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता। तो फिर वो किस लिए मिलाते हैं? वो इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई के लिए होता है। जब कोई आम पन्ना पीता है तो वो सिर्फ पानी नहीं पी रहा, वो शरीर को तुरंत पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम का एक परफेक्ट डोज दे रहा होता है जो पसीने के रास्ते बह गया था। ये सीधे सेल्स के अंदर जाकर नमी को लॉक कर देता है। क्या बात है! मतलब ये हमारे पुराने समय के एकदम साइंटिफिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स थे। हाँ, आप उन्हें नेचुरल स्पोर्ट्स ड्रिंक्स कह सकते हैं। और क्या योगा भी इस हीट स्ट्रेस को कंट्रोल करने में कोई बड़ा रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। योगा का सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर होता है। इसमें शीताली और शीतकारी प्राणायाम बहुत असरदार होते हैं। ये दोनों प्राणायाम कैसे काम करते हैं? देखिए, जब आप अपनी जीभ को एक ट्यूब की तरह मोड़कर हवा को अंदर खींचते हैं तो वो हवा आपकी जीभ की लार यानी सलाइवा के संपर्क में आती है। अच्छा, सलाइवा से टकराती है। हाँ, और यहाँ फिर से वही इवेपोरेटिव कूलिंग का विज्ञान काम करता है। हवा ठंडी होकर फेफड़ों में जाती है और तुरंत शरीर के कोर तापमान को कम करने लगती है। ये तो बहुत ही कमाल का मैकेनिज्म है। इसके अलावा शवासन, बालासन या मकरासन जैसे आराम देने वाले आसन हमारे नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में ले आते हैं। इससे गर्मी पर क्या असर पड़ता है? जब नर्वस सिस्टम शांत होता है तो शरीर का बेसल मेटाबॉलिज्म अपने आप धीमा हो जाता है और इस वजह से शरीर के अंदर पैदा होने वाली हीट भी अपने आप कम हो जाती है। क्या बात है! हर एक चीज के पीछे इतना गहरा विज्ञान है। अब एक प्रैक्टिकल स्थिति की बात करते हैं। मान लीजिए हम कहीं बाहर हैं और अचानक किसी को हीट स्ट्रेस या हीट एग्जॉस्शन के लक्षण दिखने लगें, जैसे वो चक्कर खाकर गिर जाए। ऐसी स्थिति में तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी या फर्स्ट एड के तौर पर तुरंत क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम है उस व्यक्ति को तुरंत सीधी धूप से हटाकर किसी हवादार छाया वाली जगह पर ले जाना। अगर संभव हो तो उसे लेटा दें और उसके पैरों को थोड़ा ऊपर उठा दें। पैर ऊपर उठाने से क्या फायदा होगा? ताकि खून वापस दिमाग की तरफ आसानी से जा सके। और प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि माथे पर, गर्दन के पीछे और अंडर आर्म्स में ठंडे पानी की पट्टियां रखें। लेकिन यहाँ एक सवाल है। मैंने अक्सर देखा है कि जब किसी को बहुत गर्मी लगती है तो लोग अचानक से उसके ऊपर बर्फ का पानी डाल देते हैं या उसे सीधे ठंडे पानी से नहलाने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही है? ये एक बहुत ही खतरनाक गलती है। कभी भी बहुत गर्म शरीर पर अचानक बर्फ जैसा ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। क्यों? पानी तो उसको ठंडा ही कर रहा है ना? नहीं, यहाँ शरीर का एक दूसरा मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है जिसे वेसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शन? याद है हमने शुरुआत में बात की थी कि शरीर गर्मी निकालने के लिए खून की नलियों को चौड़ा कर देता है। हाँ, वो रेडिएटर वाला पॉइंट मुझे अच्छे से याद है। तो जब आप अचानक एकदम बर्फ का पानी डालते हैं तो शरीर के सेंसेस को लगता है कि वो अचानक किसी बर्फीले इलाके में पहुंच गया है और अब उसे ठंड से बचना है। अच्छा, दिमाग को लगता है कि ठंड आ गई। बिल्कुल।
और इस बचाव के लिए शरीर तुरंत त्वचा की सारी खून की नलियों को सिकोड़ देता है, उन्हें पूरी तरह बंद कर देता है। ओहो, मतलब जो गर्मी त्वचा के रास्ते बाहर निकल रही थी वो अब उन नलियों के सिकुड़ने की वजह से अंदर ही कैद हो गई। सही पकड़ा आपने एक तरह से शरीर के कूलिंग रेडिएटर के दरवाजे अचानक बंद कर दिए। इससे शरीर के अंदर का कोर तापमान और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, जो इस हीट स्ट्रोक को और घातक बना देता है। बाप रे, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी बहुत ही गर्म कांच के गिलास पर अचानक से फ्रिज का ठंडा पानी डाल देना। बिल्कुल ठीक। कांच ठंडक से सिकुड़ने की कोशिश करता है और तुरंत चटक जाता है। हम उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश में अनजाने में उसका पूरा सिस्टम ही क्रैश कर रहे होते हैं। आपने बिल्कुल सटीक एनालॉजी पकड़ी है। इसीलिए हमेशा कंट्रोल्ड कूलिंग करनी चाहिए। तो पानी कैसा होना चाहिए? सबसे बेहतर तरीका है, और पीने के लिए मिट्टी के घड़े यानी मटके का पानी सबसे उत्तम है, क्योंकि ये शरीर के तापमान के सबसे अनुकूल होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि अब इन नुस्खों से काम नहीं चलेगा और हमें तुरंत अस्पताल भागना ही पड़ेगा? देखिए, अगर उस व्यक्ति का पसीना आना पूरी तरह बंद हो गया है, त्वचा एकदम लाल और सूखी हो चुकी है, उसे भ्रम हो रहा है कि वो कहाँ है, वो ठीक से बोल नहीं पा रहा या बार बार उल्टियां हो रही हैं, तो 1 सेकंड भी बर्बाद ना करें। मतलब ये लक्षण दिखते ही तुरंत अस्पताल जाएं? हाँ, ये घर पर इलाज करने का समय नहीं है, ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं या पास के अस्पताल ले जाएं। तो दोस्तों, आज की इस शानदार और गहरी चर्चा से हमने जो सबसे बड़ी बात सीखी है वो ये है कि लू कभी भी रातों रात या अचानक से नहीं लगती। बिल्कुल, हमारा शरीर हमें लगातार अलार्म देता है। हाँ, भूख का कम होना, नींद ना आना, अत्यधिक थकान, बस हमें अपनी बॉडी की भाषा को डिकोड करना आना चाहिए। सिर्फ छिलछिलाती धूप ही हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि डिहाइड्रेशन, हवा में मौजूद उमस और सबसे बढ़कर अपने ही शरीर के सिग्नल्स की अनदेखी करना सबसे बड़ा खतरा है। और दोस्तों, ये भी याद रखना जरूरी है कि जो तरीके हमारे बड़े बुजुर्ग अपनाते थे, चाहे वो दोपहर में घर से बाहर ना निकलना हो, सूती और ढीले कपड़े पहनना हो, या फिर छाछ और पन्ना पीना हो, वो महज पुराने टोटके नहीं थे। हाँ, उनमें बहुत विज्ञान है। उनके पीछे बहुत ही गहरा फिजियोलॉजिकल विज्ञान छिपा था, जो शरीर के नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता था। बिल्कुल सही। और इसी के साथ आज की इस चर्चा को समेटते हुए मैं आप सभी के लिए एक नया विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा सोचिए दोस्तों, आज हम सब दिन भर एयर कंडीशनर और बंद कमरों की कृत्रिम ठंडक के इतने आदी हो चुके हैं। तो क्या हमारे इस अत्यधिक आधुनिक और आरामदायक लाइफस्टाइल ने हमारे शरीर के उस प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम को थोड़ा कमजोर तो नहीं कर दिया है, जो हमारे पूर्वजों में इतना मजबूत हुआ करता था? ये सोचने वाली बात है। वही ना, वो कड़ी धूप में भी खेतों में काम कर लेते थे। क्या हमने अपने शरीर को पसीना बहाने और खुद को प्राकृतिक रूप से ठंडा करने का मौका देना ही बंद कर दिया है? अगली बार जब आप भयंकर गर्मी में घर से बाहर निकलें, तो बाहर के थर्मोमीटर से ज्यादा अपने शरीर के अंदर की आवाज को जरूर सुनें। अपने शरीर का ख्याल रखना सबसे बड़ी जरूरत है। ये मेडिसारथी की एक खास पेशकश थी। हमारी आप सभी से बस यही गुजारिश है कि इस महत्वपूर्ण विज्ञान और जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, दोस्तों और खासकर घर के उन बुजुर्गों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें शायद अब अपनी प्यास का एहसास होना भी कम हो गया है। बिल्कुल सही। सही समय पर मिली सही जागरूकता किसी की भी जान बचा सकती है। सही बात है। स्वस्थ रहें, अपने शरीर के अलार्म्स को सुनें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।